नमस्कार दोस्तों, तो विजय शक्ति में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? मैंने वही बताया था कि 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, उसके बारे में हम लोगों ने वहां पर समझा था। चलिए आज उसके आगे चलते हैं। अच्छा, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने एक जगह एक लाइन गलत बोल दिया था। मैंने आपको एक लाइन बोल दिया था कि सिंध में नवाब का शासन था 18वीं सदी में। जी नहीं, ये मैं गलत बोल गया। हुआ ये कि मैं कई जगह बोला कि कर्नाटक में नवाब का शासन था, अवध में नवाब का शासन था। उसी के साथ मैंने कर्नाटक बोला था, अवध बोला था, बंगाल बोला कि बंगाल में नवाब का शासन था। तो उसी के साथ सिंध लिखा हुआ था, तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि सिंध में भी नवाब का शासन था। जी नहीं, सिंध में नवाब का शासन नहीं था। ये आप क्लियर कर लीजिएगा 18वीं सदी की जब बात हो रही है। ठीक, चलिए। सिंध एक स्वतंत्र राज्य था, ये बात सही है, लेकिन वहां पर नवाब का शासन नहीं था। ठीक, चलिए। दूसरी चीज, एक आध लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर आपने कहा कि 1757 से अंग्रेजों की भारत पर नियंत्रण की शुरुआत होती है। 1757 के पहले ही हो गई थी। उनका ये कहना था कि 1757 के पहले ही हो गई थी। देखिए, अगर वास्तव में आप देखेंगे तो वास्तविक रूप से अगर देखेंगे तो 1757 में शुरू होती है, जब प्लासी का युद्ध होता है। क्योंकि प्लासी के युद्ध में ही आमने सामने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच एकदम डायरेक्टली वार छिड़ता है। उससे पहले आप देखेंगे कर्नाटक का युद्ध देखेंगे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध हो रहा है। एक तरफ अंग्रेज की सेना है, एक तरफ फ्रांस की सेना है। फ्रांस की सेना, मान लिया कि कर्नाटक में ही उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा हुआ है दो लोगों के बीच, अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच। तो आप देखेंगे कि एक तरफ से अंग्रेज लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट युद्ध नहीं है, ये उत्तराधिकार का युद्ध है। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, परिवार के दो लोग, चाहे वो नासिर जंग हो, मुजफ्फर जंग हो, या अनवरुद्दीन और चंदा साहब हो। यहाँ पर साले जीजा का युद्ध है, वहां पर चाचा भतीजे का युद्ध है। तो एक तरफ से अंग्रेज शामिल हो जा रहे हैं। यहाँ पर अंग्रेजों का डायरेक्ट युद्ध ये नहीं है, समझे। लेकिन अगर आप प्लासी वाले में देखेंगे तो प्लासी में डायरेक्ट युद्ध हो रहा है अंग्रेजों और नवाब के बीच, बंगाल के, ठीक, सिराजुद्दौला के बीच। तो इसलिए मैंने कहा, बाकी अगर आप नियंत्रण की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह उनकी फैक्ट्रियां थी। चाहे आप देख लीजिए कलकत्ता में थी, मद्रास में थी, बॉम्बे में भी थी। तो कई सारी जगह थी उससे पहले ही, समझे, 1757 के पहले ही आप देखेंगे। लेकिन मैंने कहा कि वास्तव में नियंत्रण की शुरुआत प्लासी के युद्ध से ही होती है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। तो थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी होना जरूरी है। पीटी में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। मैंने आपको बताया था कि यूरोप से कई कंपनियां आई, चाहे पुर्तगाल से भी आई, पुर्तगाली कंपनी भी आई, फ्रांसीसी कंपनी भी आई, ब्रिटिश कंपनी भी आई, डच कंपनी भी आई, और सबकी इच्छा थी कि सिर्फ मेरा अधिकार हो भारत पे, अन्य किसी का ना हो। और इसलिए उन सब में आपस में संघर्ष हुआ, अंतोगत्वा ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई। मैंने ये सब आपको आपके साथ चर्चा किया हुआ था। ठीक, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आने का क्रम क्या था। देखिए, ये जो पुर्तगाली कंपनी थी, इसने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में बनाया था। फैक्ट्री किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई भी कंपनी आती थी, मैंने आपको बताया कि व्यापार करने के लिए आई थी। तो व्यापार करते क्या थे? व्यापार का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था कि सामान खरीदेंगे और यहां से दूसरे जगह सप्लाई करेंगे। ये चीज मैंने आपको बताया। तो
अगर सामान खरीदते रहे होंगे तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करते रहे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं गोदाम भी तो बनाते रहे होंगे कि नहीं। तो जहां ये गोदाम बनाते थे उसी को बोला जाता था फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब आप ये मत समझिएगा कि वहां पर कोई उत्पादन होता था, वहां पर कोई उत्पादन नहीं होता था। आज अगर आप बात करेंगे फैक्ट्री, तो आज फैक्ट्री का अर्थ इस सेंस में लिया जाता है कि वहां पर कोई उत्पादन हो रहा है। जैसे हम कहें बिस्किट की फैक्ट्री, तो यानी बिस्किट वहां बन रहा है। लेकिन उस समय फैक्ट्री का यह मतलब नहीं होता था कि वहां पर कोई उत्पादन होगा। जहां पर गोदाम लोग बनाते थे, अपना सामान जहां पर स्टोर करते थे, उसे फैक्ट्री बोला जाता था। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये सामान तो यहां पर स्टोर करते ही करते थे, इसी जगह उनकी ऑफिस भी बनी होती थी। भाई सामान अगर भाई इतना बड़ी मात्रा में जब सामान वहां पर इकट्ठा किया जाएगा तो कुछ लोग होंगे, भाई कितना सामान आया, कितने पैसे का आया, इसको कितने में बेचना है, एक कुल मिलाकर के एक ऑफिस भी वहां पर बनी होती थी, जहां पर इस सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ करता था उनके भी। ठीक, तो क्या होगा, गोदाम होगा और ऑफिस होगी, ये दो चीज वहां पर रहेगी। ठीक ना, गोदाम भी रहेगा, ऑफिस भी रहेगी। आप ये मत कहिएगा कि नहीं वहां सिर्फ गोदाम में होगा, ऑफिस भी रहेगी। ठीक, चलिए, तो इस जगह को बोला जाता था फैक्ट्री। चलिए, तो पुर्तगाली कंपनी जब आई तो उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी 1503 में कोचीन में बनाई। कोचीन केरल में है। ठीक, और फिर आगे चल करके अन्य जगहों पर इसने भी, मतलब अन्य स्थानों पर भी इसने अपनी फैक्ट्री बनाई। जैसे आप देखेंगे कि गोवा में, दादर नागर हवेली में, दामन और दीव में, मतलब कई जगहों पर बनाई। यहाँ पर सब तो नहीं बोल सकता ना, हाँ, पांडिचेरी में बनाई। तो ये सारी चीज सारी जगहों पर इसने फैक्ट्री बनाई। लेकिन पीटी के में अक्सर पूछा जाता है कि पहली फैक्ट्री कहाँ पर बनाई, तो पहली फैक्ट्री इसने अपनी बनाई कोचीन में। ठीक है, तो आप पहली जरूर याद रखिएगा, बाकी जहां जहां बनाई उसको ना भी याद रखिए तो कोई वो नहीं है, वो एक फैक्चुअल जानकारी है। लेकिन पहली फैक्ट्री इसने अपनी कोचीन में बनाई। देखिए, ये 1503 ईस्वी आपको दिख रहा है, लगभग 100 साल तक, 100 साल, 1503 आपको मैं 1503 यानी कि लगभग 100 साल तक आप देखिएगा कि भारत में एक छत्र राज कर रही है। राज कर रही है मतलब व्यापार कर रही है। इसकी कोई प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनी अभी नहीं आई, और अस्त व्यस्त भी किए हुए हैं। आप देखेंगे कि हुगली के आसपास ये यूरोपीय कंपनियां, हुगली पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि जो पुर्तगाली कंपनियां हुगली के आसपास लूटपाट कर रही हैं। बीजापुर के शासक से इसने गोवा को भी जीत लिया। कुल मिलाकर के आप ये मत समझिए कि जो पुर्तगाली कंपनी थी बहुत सीधी साधी थी, ये भी वैसे डिस्टर्बेंस मचाई हुई थी जैसे आगे आप देखेंगे कि जो अन्य कंपनियां आई वो कितना डिस्टर्ब किए हुए थी भारत को। आप पता है लूट मार की भी कर रही हैं पश्चिम बंगाल में, इतना मतलब डिस्टर्बेंस है। लेकिन अभी क्या है, लगभग 100 साल तक ये अपना कुछ भी करके फायदा उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोई प्रतिद्वंदी कंपनी अभी नहीं आई हुई है। लगभग 100 साल बाद 1605 ईस्वी, देखिए 1503 यहां लिखा, 1605 ईस्वी में डच कंपनी भी आ जाती है। जब डच कंपनी आ जाती है तो ये जो पुर्तगाली क्षेत्र है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्षेत्रों पर इनकी व्यापारिक कंपनियां या फैक्ट्रियां थी। मैंने आपको उसमें नाम लिया, पांडिचेरी नाम लिया, दादर नागर हवेली नाम लिया, गोवा नाम लिया, दामन दीव नाम लिया, कोचीन लिया, बहुत सारी जगह, बंबई है, बहुत सारे जगहों पर जिनकी फैक्ट्रियां थी। तो जब ये डच कंपनी आई 1605 ईस्वी में, तो डच कंपनी और पुर्तगाली कंपनी के बीच अब संघर्ष होता है।
मैंने आपको बताया कि हर कंपनी चाहती थी कि सिर्फ मेरा नियंत्रण रहे। पहले सिर्फ पुर्तगाली थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब डच आ गई। अब डच और पुर्तगाली के बीच संघर्ष होगा, तो पुर्तगालियों के कुछ क्षेत्रों पर डचों का कब्जा हो जाएगा। उसके बाद यहां देखिए 1611 ईस्वी में ये ब्रिटिश कंपनी भी आ जा रही है। अभी तो 1605 में डच थी, आगे चल के ब्रिटिश भी आ जा रही है। अब ब्रिटिश भी संघर्ष में शामिल हो जाएगी। पुर्तगालियों के कुछ क्षेत्रों पर ब्रिटिश का भी कब्जा हो जाएगा, कुछ क्षेत्रों पर डचों का हो जाएगा और कुछ क्षेत्रों पर इस ब्रिटिश कंपनी का कब्जा हो जाएगा। और अंतोगत्वा देखेंगे कि इस पुर्तगाली कंपनी के पास यही गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली, लगभग यही 3 एरिया बचता है। बाकी इसके सारे व्यापारिक फैक्ट्री पर, इसके सारे व्यापारिक केंद्रों पर किसी पर डच का कब्जा हो जाता है और किसी पर ब्रिटिश का कब्जा हो जाता है। इसके पास मात्र यही 3 एरिया लगभग बचते हैं। कौन से? गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली। और ये जो एरिया है ये 1947 के बाद तक पुर्तगालियों के पास रहता है। आप कहेंगे कि 1947 के बाद तक कैसे रहता है? 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन ये 3 एरिया गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली ये आजाद नहीं हुआ था, इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। आगे चल के पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बनते हैं, भाई प्रधानमंत्री तो बन ही गए थे, आगे चल के इसको मुक्त कराया जाता है पुर्तगालियों से। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एरिया मैंने आपको बताया ये 47 के बाद भी आज़ाद नहीं थे, क्योंकि 47 में जो आज़ादी हमको मिली थी वो मिली थी अंग्रेजों से और ये एरिया पुर्तगालियों के कब्जे में थे। ठीक, चलिए, तो ये आपको पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा सा पता चला कि इनके कुछ क्षेत्रों पर डचों का कब्जा हो जाता है, कुछ क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और यही 3 एरिया इनके पास बचते हैं और ये फिर शांत हो जाते हैं। समझे? अब इनको समझ में आ जाता है कि अब हमारी औकात नहीं है, अब ये अन्य यूरोपीय कंपनियां आ गई हैं, इनके सामने हमारी चल नहीं पाएगी और ये शांत हो जाते हैं अपना वही 3 एरिया लेकर के। ठीक है ना? चलिए, तो ये आपको पता चल गया। ये डच कंपनी है। डच कंपनी पहली फैक्ट्री अपनी बनाती है मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कब बनाती है? 1605 ईस्वी में। ठीक, कब बनाती है? 1605 ईस्वी में यह डच कंपनी बनाती। मुसलीपट्टनम में ये पहली फैक्ट्री बनाती है, लेकिन अन्य कई फैक्ट्रियां भी इसकी थी। जैसे आप देखेंगे सूरत में देख लीजिए, भड़ौच में देख लीजिए, यहाँ पे आगरा में, अहमदाबाद में, कई सारी जगहों पर अन्य फैक्ट्रियां भी इसकी थी। लेकिन पहली फैक्ट्री एग्जाम में पूछता है तो ये बनाया 1605 में मुसलीपट्टनम में। चलिए, होगा क्या? डच और ब्रिटिश के बीच संघर्ष होगा। मैंने आपको बताया था कि डच और पुर्तगाली के बीच भी संघर्ष हुआ था। डच 1611 ईस्वी, डच आए 1605 में, 1611 में आ गई ब्रिटिश कंपनी। तो अब डच और ब्रिटिश के बीच भी संघर्ष होगा। जब डच और ब्रिटिश के बीच संघर्ष होगा, भाई डच चाहेंगे कि अधिक से अधिक एरिया पर हमारा कब्जा हो जाए और ब्रिटिश चाहेगा कि अधिक से अधिक एरिया पर हमारा कब्जा हो जाए। तो डच और ब्रिटिश के बीच भी अब संघर्ष होगा। यहां पर एक थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। यह है इंडिया और यह है इंडोनेशिया। इंडिया में भी डच हैं और ब्रिटिश भी हैं। इंडोनेशिया में भी डच हैं और ब्रिटिश भी हैं। मतलब इंडोनेशिया में भी डचों और ब्रिटिशों के बीच, ब्रिटिशर्स के बीच संघर्ष चल रहा है, वही ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कब्जाने का। और इंडिया में भी दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है। आगे चल के 1667 ईस्वी में, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन
मतलब एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 1667 का समय वो था। 1667 ईस्वी में इन डचों और अंग्रेजों के बीच, मतलब डच कंपनी और अंग्रेज कंपनी के बीच एक समझौता हो जाता है कि ठीक है भाई, यहाँ इंडोनेशिया में अंग्रेज कहते हैं कि आप लोग भारत छोड़ दीजिए, हम इंडोनेशिया छोड़ देंगे। डचों को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई ठीक है, यहाँ पर हम दोनों का संघर्ष चल रहा है, यहाँ पर भी हम दोनों का संघर्ष चल रहा है, तो ऐसा करते हैं एक जगह ये हो जाए, एक जगह ये हो जाए। तो होता यह है कि डच छोड़ करके चले जाते हैं भारत को और अंग्रेज इंडोनेशिया छोड़ देते हैं। डच अपना इंडोनेशिया देखें और अंग्रेज भारत देखें। तो इस प्रकार से डच का भी काम खत्म हो गया। चलिए, ब्रिटिश कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं। वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे आप कहते हैं, इसने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। लेकिन ये फैक्ट्री परमानेंट नहीं थी, यानी अस्थाई नहीं थी, ये सिर्फ 2 साल के लिए बनाई गई थी। एक्चुअल में जो अस्थाई फैक्ट्री बनाई गई वो सूरत में बनाई गई 1613 ईस्वी में, ठीक, इनके द्वारा। और बाकी अन्य कई जगहों पर तो इन्होंने बनाई ही, अभी उसकी चर्चा कर रहे हैं। फ्रांसीसी कंपनी 1668 में आ चुकी है, ये भी आ गई है 1668 ईस्वी में। इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहां बनाई थी? सूरत में, ठीक। 1668 में, मतलब फ्रांसीसी कंपनी आ तो पहले ही गई थी, 1668 ईस्वी में इसने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, ठीक। कुछ किताबों में 1667 भी लिखा रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि 1668 है, ठीक। चलिए, ये फ्रांसीसी का और अन्य कई जगहों पर भी बनाई, अभी इसकी भी चर्चा का। देखिए, पुर्तगाली शांत हो चुके हैं, डच जा चुके हैं, अब बचा कौन? ब्रिटिश और फ्रांसीसी। इनके बीच अब संघर्ष होगा और यह संघर्ष तगड़ा संघर्ष होगा और अंतोगत्वा इसमें वही हाल होगा कि ब्रिटिश कंपनी जीत जाएगी। चलिए, इस संघर्ष को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, इसकी चर्चा मैं करने वाला हूं। थोड़ा सा आप यहां देख लीजिए। देखिए, लगभग 1616 ईस्वी में एक कंपनी और आई थी, डेनिश कंपनी, लेकिन उसका ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए इतिहास में पढ़ाया भी नहीं जाता और मैं भी यहां पर आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि डेनिश कंपनी के आने का टाइम पीरियड क्या है, लगभग वही 1616 के आसपास ही आई थी, ठीक। चलिए, तो कभी कभी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो यूरोपीय कंपनियां आई थी, इनके आने का आप क्रम बताइए। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेन। देखिए, डेन मैंने कहा कि 1616 में, और ब्रिटिश आपको पता है कि 1611 में फैक्ट्री बना चुकी थी, तो डेन जो है ब्रिटिश के बाद, और फिर फ्रांसीसी इन पांचों में सबसे बाद में 1668 में देखो ये पहली फैक्ट्री बना रही है, ठीक। तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन और फ्रांसीसी, ये क्रम है। चले, अब थोड़ा सा देखते हैं। मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली और डच का तो काम खत्म हो चुका है, ये 2 बची हुई हैं, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। तो इनके संघर्ष को हम यहां समझेंगे कि इनके बीच कैसे संघर्ष होता है और इसमें कैसे अंतोगत्वा एट लास्ट अंग्रेजों की विजय हो जाती है। देखिए, इसने अपनी फैक्ट्री बनाई कई जगहों पर और उसने भी अपनी फैक्ट्री बनाई, चलता रहता है ऐसे कुछ समय तक। हालांकि दोनों के बीच ये भावना रहती है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों पर हम कब्जा कर लें, अंग्रेज चाहते हैं, और फ्रांसीसी चाहते हैं कि अधिक से अधिक क्षेत्रों पर हमारा नियंत्रण हो जाए। चलिए, इसी बीच होता क्या है कि 1740 ईस्वी का दौर आता है। कब? 1740 ईस्वी। उस समय अगर आप देखेंगे तो इनका यहाँ पे अंग्रेजों का कलकत्ता है, बंबई है, मद्रास है, इन क्षेत्रों पर
मतलब इनकी फैक्ट्रियां थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और भी कई जगहों पर थी, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ। और अगर आप उसी समय ये जो है फ्रांसीसियों के देखेंगे तो इनकी चंद्रनगर में है, माहे में है, कराईकल में है, ठीक ना, इन जगहों पर फ्रांसीसियों की फैक्ट्रियां हैं। चलिए 1740 का दौर आ गया, 1740 के आसपास का। अच्छा, एक चीज और याद रख लीजिए, ये जो ब्रिटिश कंपनी है और ये जो फ्रांसीसी कंपनी है, इनकी एक गुण कह सकते हैं या अवगुण आप कह लीजिए इनके अंदर है कि जब जब यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ेगा तो इन कंपनियों के बीच भी आपस में युद्ध छिड़ जाता था। जब जब आप देखेंगे कि वहां पर यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ तो ये कंपनियां जहां जहां भी हैं, मान लीजिए ये कंपनियां भारत में हैं, तो ये कंपनियां भी आपस में लड़ने लगती थी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया दो लड़कियों की शादी एक घर में हो जाए, एक की शादी बड़े भाई के साथ हो गई, एक की शादी छोटे भाई के साथ हो गई, और आप देखेंगे कि कुछ ऐसी स्थिति बने कि उन लड़कियों के मायके वालों का आपस में झगड़ा चल रहा हो, तो जब जब उनके मायके वालों में आपस में झगड़ा होगा, यहां ससुराल में भी वो दोनों लड़कियां लड़ने झगड़ने लगेंगी। मान लिया एक देवरानी है, एक जेठानी है, लेकिन उन देवरानी जेठानी का मायके में आपस में झगड़ा चल रहा है, दुश्मनी चल रही। देखेंगे कि जब जब उनके मायके वाले आपस में लड़ेंगे तब तक ये देवरानी जेठानी भी यहां पर लड़ने लगेंगे। समझ रहे ना? तो वही हाल इनका था कि जब जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यूरोप में युद्ध छिड़ता था तब तब ये कंपनियां दुनिया के किसी भी देश में हो, भारत में हो या कहीं और देश में गई हूं व्यापार करने के लिए, ये आपस में भी लड़ने लगती थी। होना तो ये नहीं चाहिए था भाई, यूरोप और भाई वहां पर यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ रहा है तो तुम काहे लड़ रही हो? तुम तो कंपनी हो, व्यापार करने के लिए आई हो, तुम अपना व्यापार करो। दूसरे देश में हो तुम ना, वहां पर अपना तुम भी व्यापार करो, वो भी व्यापार करे। लेकिन नहीं, ये भी लड़ जाती थी क्योंकि वहां पर युद्ध छिड़ गया है ना यूरोप के अंदर। तो चलिए, तो हुआ क्या, मैंने आपको बता दिया ना कि कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इन सारे जगहों पर इनका अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। माहे, कराईकल, चंद्रनगर, इन जगहों पर आपका इनकी फैक्ट्री थी फ्रांसीसियों की। चलिए, ये 1740 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान 1740 पर ले जाना चाहता हूं। हुआ क्या कि 1740 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया, और मैंने आपको बताया कि जब युद्ध वहां छिड़ेगा तो ये कंपनियां यहां भी आपस में लड़ना शुरू कर देंगी। वही हुआ, वहां युद्ध छिड़ गया, अब यहां भारत में ये कंपनियां लड़ना चाहती हैं, समझे? और जो युद्ध छिड़ा 1740 से 1748 तक वो युद्ध चला रहा था यूरोप में, उसे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध क्या है, इसके बारे में हम डिटेल जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के अभी आप इतना जान लीजिए कि वहां पर यानी कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के नाम। अब जब वहां पर युद्ध छिड़ गया कि यहां पर भी ये कंपनियां भी लड़ेंगी। चलिए, ये मौका ढूंढ रही हैं कि कुछ बहाना मिले ताकि हम लड़ें। एक वो कारण था, और एक कारण देखिए, युद्ध वाला तो जो कारण था ही, एक और कारण है कि ये कंपनियां भाई भारत के अंदर, ये ब्रिटिश कंपनी, ये फ्रांसीसी कंपनी, मैंने ये भी आपको बताया कि ये चाहती कि पूरे भारत पर मेरा नियंत्रण हो जाए, ये चाहती कि पूरे भारत पर मेरा नियंत्रण हो जाए। तो वैसे भी इनके बीच आपस में दुश्मनी तो है ही है, महत्वाकांक्षा वाली दुश्मनी तो है ही है। और एक भूमिका उसने बना दिया यूरोप में जो दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। चलिए, तो इसी पृष्ठभूमि में प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, समझे? यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच होगा? फ्रांसीसी और
ब्रिटिश कंपनी के बीच। चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का, तीनों कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी के बीच ही होगा। अभी मैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि आपको बताया। पूछ सकता है ना प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, समझा रहा हूं इसको, जो लिखा है उसको भी समझा रहा हूं। चल, तो 3 युद्ध होगा और इन 3 युद्ध में पहले 2 युद्ध में, ये जो कर्नाटक युद्ध है ये 3 युद्ध है, इसमें 3 युद्धों में तो पहले 2 में तो कोई निर्णय नहीं हो पाता, लेकिन तीसरे युद्ध में आप देखेंगे कि फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और वहीं से फिर फ्रांसीसी भी शांत बैठ जाएंगे। थोड़ा मोड़ा उंगली ये करते रहते हैं, लेकिन अब इनके पास कुछ क्षमता रह नहीं जाती और उसके बाद सर्वे सर्वा ब्रिटिश कंपनी का अधिपत्य हो जाएगा। अब वो इनसे ध्यान हटा ली, वो समझ गई कि अब सारी यूरोपीय कंपनियों को मैं साइड लगा चुकी हूँ, अब वो ध्यान अपना लगाएगी भारत के नवाब, राजे रजवाड़े, सम्राट, उनको दबाने में। चलिए उसकी चर्चा करेंगे। पहले ये जो कर्नाटक युद्ध है, कोई पूछे कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ, तो फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी में। तो पहला कर्नाटक युद्ध, पहले कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? महत्वाकांक्षा, बिल्कुल महत्वाकांक्षा तो थी ही, वही महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, ब्रिटिश कंपनी चाह रही है कि पूरे भारत पर मेरा नियंत्रण हो जाए और अंग्रेज कंपनी चाह रही है, फ्रांसीसी कंपनी चाह रही है कि पूरे भारत पर मेरा नियंत्रण हो जाए। यानी कि दोनों कंपनियां बहुत महत्वाकांक्षी हैं। अधिक से अधिक पाने की इच्छा को महत्वाकांक्षा कहते हैं। हाँ, चलिए, कहते हैं ना, अक्सर आप सुनते हो बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है, मतलब उस टाइप के आदमी को महत्वाकांक्षी कहते हैं जो चाहता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा मैं ले लूं, कितने ज्यादा से ज्यादा पर मेरा अधिकार हो जाए, समझे ना, तो उसे महत्वाकांक्षी कहा जाता है। चलिए, तो महत्वाकांक्षा प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक कारण ये तो था ही। दूसरा क्या है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। मैंने आपको बताया था कि यूरोप में युद्ध छिड़ गया था और जब युद्ध छिड़ता था तो ये कंपनियां आपस में भी लड़ने लगती थी। चलिए, तो ये 2 कारण थे प्रथम कर्नाटक युद्ध के। अच्छा, ये हुआ, ये 2 कारण तो थे, लेकिन कोई ना कोई एक तात्कालिक कारण रहा होगा ना भाई। ये कारण तो था कि दोनों के अंदर महत्वाकांक्षा थी कि अधिक से अधिक एरिया पर हमारा कब्जा हो जाए और ऑस्ट्रिया का युद्ध ही छिड़ गया था। लेकिन ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध आप देखेंगे तो ये 1740 में छिड़ गया था, लेकिन ये युद्ध यहाँ पर जो कर्नाटक युद्ध होता है ये 1746 में शुरू होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा तात्कालिक स्थिति बनी होगी ना। जैसे आपसे मैं कहूं कि जैसे आप देखेंगे कि 2 लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है तो उसकी भूमिका कुछ पहले से तैयार हो जाती है, लेकिन कुछ एक तात्कालिक कारण बनता है और वहां से शुरुआत हो जाती। तो यहां पर एक तात्कालिक कारण बना। महत्वाकांक्षा और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध तो इसका कारण था ही था, लेकिन तात्कालिक कारण क्या बना प्रथम कर्नाटक? हुआ ये कि 1746 में एक दिन ये जो अंग्रेज थे, ये जो ब्रिटिश कंपनी के लोग थे, इन्होंने किया क्या कि फ्रांसीसी कंपनी के एक जहाज को पकड़ लिया, शिप को, पानी वाली जहाज को, ये उड़ने वाली नहीं, उसको पकड़ लिया। अब स्वाभाविक है कि जब आप उसके जहाज को पकड़ लोगे तो ये बात जब फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर को पता चलेगी तो उसको बुरी लगेगी। फ्रांसीसी गवर्नर के डुप्ले के पास ये बात गई, उस समय डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था और वो फिर तो भाई माहौल तो पूरा पहले से ही तैयार था। जैसे ही इन्होंने पकड़ा, ये भी हो सकता है कि इन्होंने भी, अपना ब्रिटिश कंपनी ने भी जो जहाज पकड़ा वो भी इसी विचार के साथ पकड़ा होगी, चलिए हम लड़ना चाहते हैं तुमसे, तो पकड़ लिया। अब तात्कालिक कारण यही था, जहाज का पकड़ा जाना। अब दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध छिड़ गया इनके बीच, ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच, तो उस युद्ध में ये जो फ्रांसीसी कंपनी थी इसकी स्थिति मजबूत थी।
फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति मजबूत थी, ब्रिटिश कंपनी की स्थिति कमजोर थी। उस युद्ध में मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि मद्रास में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। यह जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इसने इनके मद्रास वाले क्षेत्र पर अधिकार भी कर लिया, कब्जा कर लिया। अब समझ सकते हो मद्रास में किसकी बस्ती है? अंग्रेजों की। युद्ध हो रहा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसी बीच फ्रांसीसियों का इस मद्रास पर अधिकार हो जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर इस मद्रास पर अधिकार कर लिया फ्रांसीसियों ने, तो इतना तो अब आप समझ रहे हैं ना कि फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल मजबूत है, तभी तो कब्जा कर लिया। चलिए, लेकिन होता क्या है कि 1748 का दौर आ जाता है। 1746 में शुरू हुआ, 2 साल अभी हुए। अभी निर्णय नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन वहां यूरोप में एक्सला-सापेल की संधि हो जाती है। यूरोप में जो युद्ध चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, वहां पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संधि हो जाती। संधि का मतलब होता है समझौता हो गया, और उस समझौते को एक्सला-सापेल समझौता या एक्सला-सापेल संधि के नाम से जाना जाता है। और वहां पर इस संधि के बाद दोनों के बीच युद्ध खत्म हो गया, रुक गया। जब वहां पर युद्ध खत्म हो गया, तो यहां पर भी खत्म हो गया। इंडिया में भी इन दो कंपनियों के बीच भी युद्ध खत्म हो गया। निर्णय कुछ नहीं हो पाया, कौन जीता कौन हारा, बल्कि इतिहासकार तो इसको इस हिसाब से कहते हैं कि लगभग बराबरी पर युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि बराबरी पर नहीं कह सकते, इसमें फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी। लेकिन जब भाई कोई निर्णय हुआ ही नहीं, दोनों लोग कहे चलो अब नहीं लड़ेंगे, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, यानी कोई निर्णय नहीं हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ। और ये जो मद्रास पर कब्जा किया था फ्रांसीसियों ने, ये मद्रास तो उनकी बस्ती थी अंग्रेजों की, इसको भी उन्होंने वापस कर दिया, ले जाओ तुम अपना, और युद्ध समाप्त हो गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का पूरा ये है। कारण क्या था, उसका परिणाम क्या निकला? एक्सला-सापेल की संधि वहां पर हुई थी, और उस संधि से वहां पर दोनों के बीच समाप्त हो गया युद्ध। तो यहां पर दोनों कंपनियों के बीच भी समाप्त हो गया, और कुछ निर्णय नहीं हुआ कौन हारा कौन जीता। चल, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में मैंने कारण क्या लिखा है? महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा तो है ही है जो है। दूसरा इसमें लिखा है कि हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध है। यह भी एक कारण है द्वितीय कर्नाटक युद्ध होने का। देखते हैं, देखिए, एक स्टेट है हैदराबाद और एक स्टेट है कर्नाटक। हैदराबाद में आसफ जाह शासन कर रहा है, यह है हैदराबाद, ठीक है ना, और यह है कर्नाटक, याद रख लीजिएगा। चलिए, देख रहा है कि नहीं? ठीक है। हैदराबाद में आसफ जाह शासन कर रहा था। आसफ जाह की मौत के बाद उसका बेटा नासिर जंग गद्दी पर बैठा। नासिर जंग, लेकिन मुजफ्फर जंग को यह बात अच्छी नहीं लगी। मुजफ्फर जंग गद्दी पर बैठना चाहता था। मुजफ्फर जंग नासिर जंग का भतीजा है। इसी प्रकार कर्नाटक में अनवरुद्दीन गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन अनवरुद्दीन के जो जीजा हैं चंदा साहब, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और चंदा साहब स्वयं गद्दी पर बैठना चाहते हैं। कुल मिलाकर के हैदराबाद में स्थिति यह है कि नासिर जंग गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन नासिर जंग का भतीजा मुजफ्फर जंग उसको हटा करके स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता है। इसी प्रकार से अनवरुद्दीन यहां पर गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन उसका जीजा चंदा साहब अनवरुद्दीन को हटाकर कर्नाटक की गद्दी पर बैठना चाहता है। ये स्थिति है दोनों जगह। अब इस स्थिति का लाभ डुप्ले उठाना चाहता है। डुप्ले यहां पर मुजफ्फर जंग के पास गया और बोला, देखो तुम्हारा चाचा नासिर जंग गद्दी पर बैठा हुआ है, तुम बैठोगे? तुमको सत्ता चाहिए? मुजफ्फर जंग कहता है, हाँ साहब हमको चाहिए। इसी प्रकार यहां गया, चंदा साहब से बोला, देखो तुम्हारा साला गद्दी पर बैठा हुआ, तुम बैठोगे?
चंदा साहब भी कहता है हाँ साहब हमको बैठा दो। चलिए, तो यहाँ मुजफ्फर जंग से कहता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और चंदा साहब से कहता है ठीक है तुम युद्ध करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अच्छा ये बताइए, यानी कि यहाँ पर मुजफ्फर जंग के साथ फ्रांसीसी कंपनी हो गई और यहाँ पर चंदा साहब के साथ फ्रांसीसी कंपनी हो गई। ये बताइए क्या अंग्रेज शांत बैठेंगे? क्या अंग्रेज कहेंगे कि अगर मुजफ्फर जंग का साथ है फ्रांसीसी कंपनी दे रही है तो हम नासिर जंग का साथ देंगे। इसी प्रकार यहाँ कहेंगे कि अगर चंदा साहब का साथ फ्रांसीसी कंपनी दे रही है तो हम अनवरुद्दीन का साथ देंगे। कुल मिलाकर की स्थिति ये बन जाएगी कि यहाँ पर हैदराबाद में नासिर जंग और अंग्रेज, और यहाँ पर मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी, और इसी प्रकार कर्नाटक में अनवरुद्दीन और अंग्रेज और चंदा साहब और फ्रांसीसी, ये स्थिति बन जाएगी। चलिए, अब होगा क्या कि 1749 ईस्वी में युद्ध छिड़ जाएगा यहां कर्नाटक में। किसके किसके बीच? अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच। चंदा साहब के साथ कौन है? फ्रांसीसी कंपनी चंदा साहब के साथ है। और कौन होगा चंदा साहब के साथ? फ्रांसीसी कंपनी होगी और मुजफ्फर जंग भी होगा। डुप्लेसिस मुजफ्फर जंग से कहेगा कि चलो कर्नाटक में तुम साथ दो, आखिर हम तुम्हारा यहां साथ दे रहे हैं तो तुम कर्नाटक की लड़ाई में हमारा साथ दो। तो यहां पर क्या स्थिति बन जाएगी? चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी कंपनी, ठीक। और अनवरुद्दीन के साथ कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। कुल मिलाकर ये स्थिति बनेगी, अंग्रेज होंगे और नासिर जंग होगा। अनवरुद्दीन, नासिर जंग, अंग्रेज, और यहां पे चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी, ये होगा। अब युद्ध होगा। युद्ध में 1749 ईस्वी में वेल्लूर के पास अंबूर नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है, और वहां पर होगा क्या कि ये हार जाएगा अनवरुद्दीन और चंदा साहब जीत जाएंगे। चंदा साहब जीत जाएंगे मतलब कि चंदा साहब, और भाई चंदा साहब का साथ डुप्ले दे रहा है ना, यानी चंदा साहब जीते यानी फ्रांसीसी कंपनी जीत गई। इसी प्रकार से अगले वर्ष आप देखेंगे कि यहां पर नासिर जंग एक संघर्ष में मारा जाता है और मुजफ्फर जंग जीत जाता है। कुल मिलाकर के कर्नाटक में चंदा साहब और मुजफ्फर जंग में, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को गद्दी मिल जाती है। कर्नाटक में किसको मिल जाती है? चंदा साहब को, और हैदराबाद में किसको गद्दी मिलती है? मुजफ्फर जंग को। अब ये दोनों आदमी किसके हैं? ये दोनों डुप्ले के आदमी हैं। किसके? डुप्ले के, यानी फ्रांसीसी कंपनी के आदमी हैं। समझ रहे हैं ना? डुप्ले की पावर समझ में आई। यहां इसके साथ था तो इसको जिता दिया, यहां इसके साथ था तो इसको जिता दिया। अब ये दोनों गद्दी पर बैठ जा रहे हैं। अनवरुद्दीन को 1749 में युद्ध में हार करके अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है। उसके अगले वर्ष 1750 में नासिर जंग भी मार दिया जाता है, और इस प्रकार कर्नाटक में चंदा साहब गद्दी पर बैठ गए और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग गद्दी पर बैठ गए। अच्छा ये बताइए, ये नासिर जंग और अनवरुद्दीन की हार तो है ही है, लेकिन ये सबसे बड़ी हार है अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेज यहाँ नासिर जंग का साथ दे रहे थे और यहाँ पर अनवरुद्दीन का साथ दे रहे थे, और दोनों हार गए। दोनों हार गए, दोनों गद्दी पर बैठे थे, दोनों हार गए, दोनों को मार दिया गया, और उनकी जगह पर ये लोग गद्दी पर आ गए, और ये फ्रांसीसी कंपनी के कठपुतली शासक। अच्छा आप ये बताइए, फ्रांसीसी कंपनी करेगी क्या? इन कठपुतली शासकों से फायदा उठाएगी। फ्रांसीसी कंपनी हो या ब्रिटिश कंपनी हो, जब जब अपने कठपुतली शासक कहीं बैठाएगी तो उनसे फायदा उठाएगी। फायदा क्या उठाएगी? भाई कोई क्षेत्र दे दिया या कोई क्षेत्र दे देंगे, कहेंगे लो डुप्ले साहब तुम यहाँ की जमींदारी तुम संभालो, यहां से जो राजस्व आएगा उसको तुम लोगे। मतलब वही है, कुछ एरिया ले लेंगे, पुरस्कार ले लेंगे, हाँ कहीं के कोई एरिया ले लिया और वहां की राजस्व ये वसूलेंगे, ये है कुल मिलाकर के। चलिए वो तो एक अलग का मुद्दा है, समझ। अब मतलब उनके आदमी बैठे। अच्छा ये बताइए, या अंग्रेज शांत बैठेंगे क्या? अंग्रेज शांत नहीं बैठेंगे, अंग्रेज शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि दोनों जगह उनकी हार हो गई। लगभग साल भर बाद, 2 साल बाद आप कह लीजिए, 1752 का दौर आता है,
और 1752 में फिर युद्ध होता है कर्नाटक में। यह युद्ध किसके किसके बीच होता है? यह जो अनवरुद्दीन मारा गया है, इसका बेटा मुहम्मद अली अंग्रेजों के साथ मिल करके कर्नाटक पर अटैक करेगा। और जब अटैक करेगा तो इस बार स्थिति बदल जाएगी। इस बार फ्रांसीसी हार जाएंगे। फ्रांसीसी हार जाएंगे यानी चंदा साहब हार जाएंगे। अब चंदा साहब हार गए। चंदा साहब को हटा करके इसको मुहम्मद अली किसका लड़का है? अनवरुद्दीन का, क्योंकि अनवरुद्दीन तो मार ही दिया गया था, तो यही मुहम्मद अली बचा था। मुहम्मद अली को बैठा दिया जाता है गद्दी पर। और मुहम्मद अली किसका आदमी है? मुहम्मद अली आदमी है अंग्रेजों का, यानी मुहम्मद अली अंग्रेजों का कठपुतली शासक है। अब वही हाल है, अंग्रेज इससे फायदा उठाएंगे। अंग्रेज कहेंगे भाई ये एरिया हमको दे दो, ये उनको कुछ एरिया देगा, वहां का राजस्व अंग्रेज वसूलेंगे। चलिए वो एक अलग का मुद्दा है। कुल मिलाकर के अब स्थिति बदल गई कर्नाटक में। वहां पर मुहम्मद अली गद्दी पर बैठ गया, चंदा साहब हार गए। ये स्थिति डुप्ले के लिए सही नहीं है। डुप्ले को लगेगा बताओ मैं इतना प्रतापी शासक हरा दिया इन्होंने। यहीं तक बात रहती तो ठीक था। ये बात पहुंची वहां पर फ्रांस, और वहां पर जो कंपनी के डायरेक्टर थे उन्होंने डुप्ले को बुला लिया। डुप्ले से बोले कि भाई वहां पर ये तुम युद्ध भी हार गए, वहां पर तुम्हारा जो आदमी था उसको हटा करके अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन को बैठा दिया, और ये जो युद्ध तुम लड़े या जो भी लड़ रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा धन दौलत का नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए हमारे। ऐसा करो तुम चले आओ। तो होता क्या है कि डुप्ले को बुला लिया जाता है और उसकी जगह दूसरे गवर्नर को भेजा जाता है। अब वो गवर्नर 1754 में आता है, और जब 1754 में आता है तो 1755 में एक संधि हो जाती है। संधि का मतलब होता है समझौता अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। संधि क्या होती है? उस संधि को बोला जाता है पांडिचेरी की संधि। ये 1755 में होती है। उसमें यह कहा जाता है कि हैदराबाद में फ्रांसीसी अपना अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करेंगे और कर्नाटक में अंग्रेज अपना नियंत्रण करेंगे। ना हम हैदराबाद के मैटर पर बोलेंगे, ना आप कर्नाटक के मैटर पर बोलिएगा। देखिए हैदराबाद में अभी कुछ नहीं हुआ था। दोबारा जो युद्ध हुआ था वो कर्नाटक में युद्ध हुआ था, जहां पर अनवरुद्दीन का लड़का मुहम्मद अली को गद्दी पर बैठाया गया। समझ रहे हैं ना? तो वही कहते ठीक है, आपने अपने आदमी को बैठा दिया, आप कर्नाटक पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखिए और हम हैदराबाद में नियंत्रण रखेंगे। हमारे तुम्हारे बीच कोई दिक्कत नहीं, ना आप हैदराबाद में बोलिएगा ना हम कर्नाटक में बोलेंगे। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर भी नियंत्रण, मतलब यहाँ पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट में कोई निर्णय नहीं हुआ तो यहाँ पर भी निर्णय नहीं हुआ। और वही हुआ कि वो अपना भाई अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण, मतलब इन्हीं के तो कठपुतली लोग वहां पर बैठे हुए हैं, तो जो ये चाहेंगे वही करेंगे ना वो कठपुतली शासक। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो ये पांडिचेरी की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया और यहां पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। ठीक, चल 1755 1758 में फिर शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? उसका कारण क्या है? महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा तो सब जगह आप लिख ही दीजिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ क्या कि यूरोप में फिर सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया, मतलब युद्ध छिड़ गया, वही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। और मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जब जब युद्ध छिड़ेगा तब तब ये कंपनियां आपस में लड़ने लगेंगी। तो वहां पर युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर भी ये कंपनियां लड़ना शुरू कर दी। कई लड़ाई हुई उसमें, लेकिन जो 1758 से शुरू हो जाता है कई लड़ाई हुई। लेकिन आप देखेंगे कि 1760 में फाइनली ये होता है कि जो ब्रिटिश सेनापति आयरवुड है वो फ्रांसीसी सेनापति लल्ली को बहुत बुरी तरीके से पराजित कर देता है।
और इसी पराजय के साथ ये क्लियर हो जाता है कि फ्रांसीसी पूरी तरीके से हार चुके हैं। फ्रांसीसियों के बहुत सारे एरिया पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, जैसे पांडिचेरी है और सारे एरिया हैं। ठीक, 1760 ईस्वी का ये दौर है। चलिए आगे चल के 1763 में होता क्या है कि वहां पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक पेरिस की संधि हो जाती है, और उस पेरिस की संधि में ये बाकायदा तय होता है कि भारत में फ्रांसीसी रहें, व्यापार करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो फ्रांसीसी हैं ये भारत में सेना नहीं रखेंगे, ये अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं करेंगे। किलेबंदी का मतलब होता है चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवार उठा लेना। आप देखे होंगे किले उले में जब कहीं गए होंगे, कोई भी किला देखने जाइए, अकबर का किला देखने जाइए, कहीं जाइए, दीवार बहुत ऊंची ऊंची होती है। तो किलेबंदी से ये नुकसान होता है कि मान लिया कोई अंदर क्या चल रहा है, क्या साजिश रची जा रही है विरोधी पक्ष के खिलाफ, वो पता नहीं चल पाता। तो इन्होंने कहा किलेबंदी नहीं करोगे, सब कुछ खुला रखोगे, ठीक है ना। और दूसरा सेना नहीं रखोगे, चूंकि सेना नहीं रखोगे तो ये सब काम नहीं करोगे। भाई ये बताइए, यहां पर जैसे अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, तो अगर डुप्ले के पास सेना ना होती तब क्या चंदा साहब जीत जाता? क्या ना जीत पाता ना जीत पाता ना। तो वही पेरिस की संधि में यह तय हुआ कि आप सेना नहीं रखेंगे, हम रखेंगे। अंग्रेज कह रहे हैं हम रखेंगे, हम उत्तराधिकार युद्ध में खूब भाग लेंगे, खूब सब कुछ करेंगे, तुम नहीं रखोगे। क्योंकि तुम रखोगे दिक्कत ये हो जाएगी, एक पक्ष से तुम शामिल हो जाओगे, एक पक्ष में हम रहेंगे, तो हो सकता है हम हार जाएं। और जब हमारे अकेले के पास सेना रहेगी तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। चलिए, लेकिन अब फ्रांसीसियों की बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 1760 ईस्वी में वो हार चुके हैं, वांडीवास के युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हार गए। उनके बहुत सारे एरिया पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, और फिर वही होता है कि 1763 में पेरिस की संधि होती है, और उस पेरिस की संधि में बाकायदा ये तय होता है, मेन रूप से 3 बातें वहां पर तय होती है कि फ्रांसीसी लोग भारत में सेना नहीं रखेंगे, फ्रांसीसी लोग किलेबंदी नहीं करेंगे, फ्रांसीसी लोग व्यापार करेंगे, चाहे तो व्यापार करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो किलेबंदी नहीं करेंगे अपनी फैक्ट्रियों की, और सेना नहीं रखेंगे। ठीक, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध आपको समझ में आ गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध के पीछे क्या कारण है? सप्तवर्षीय युद्ध वहां वाला। प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। और बाकी महत्वाकांक्षा तो है ही है। ये जो उत्तराधिकार वाला हैदराबाद कर्नाटक, यहाँ के लोगों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध है, वो सिर्फ द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भूमिका तैयार कर रहा है। प्रथम और तृतीय वाले में तो वहां जो युद्ध छिड़ा हुआ है यूरोप में, वो भूमिका तैयार कर रहा है। बाकी एक मेन भूमिका जो है महत्वाकांक्षा वाली, वो तो सभी जगह है। ठीक, समझ गए? तो पेरिस, तो कोई पूछे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कैसे समाप्त हुआ, तो वही पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। ठीक, और इसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। कब? 1760 ईस्वी। देखिए 1760 में पराजय हो गई थी बहुत बुरी तरीके से वांडीवास के स्थान पर। लेकिन 3 साल बाद संधि ये जो हुई है, ये 3 साल बाद हुई थी। चूंकि ये जो संधि हुई है, ये पेरिस की संधि हुई है, वहां पर संधि हो रही यूरोप में, और उसमें बाकायदा ये है। ठीक है। और जब ये संधि होती है, तो मैंने आपको बताया कि ये फ्रांसीसियों के जो कुछ एरिया थे, जैसे पांडिचेरी है या इस प्रकार के और कई सारे एरिया थे, उनको वापस कर देते अंग्रेज के लोग। बस व्यापार करो अपना जो कर रहे हो, ये सब मत करो, सेना मत रखो, युद्ध मत लड़ो, समझे ना, ले लो तुम। वहां पर प्रथम वाले में भी देखिए कि वो मद्रास उनको मिल गया तो उन्होंने वापस कर दिया था। तो अंग्रेजों ने हो सकता है कि वही चीज किया हो कि लो तुम्हारा एहसान नहीं रखोगे, तुम प्रथम कर्नाटक युद्ध में मद्रास वापस कर दिए थे, हम भी तुमको लो अपना पांडिचेरी वगैरह वापस कर दे रहे हैं। ठीक, दिख रहा है कि नहीं? तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63, और 1760 में वांडीवास के स्थान पर
ब्रिटिश सेनापति आयरकूट है एक तरफ और एक तरफ लल्ली है। क्या? लल्ली, ठीक ना। अब लल्ली नाम ऐसा लग रहा है कि लल्ली रहा होगा। लल्ली को आयरकूट ने कूट दिया, आयरकूट कूट दिया उसको, ठीक। और फिर फ्रांसीसी हार जाते हैं। 3 साल बाद जब पेरिस की संधि होती है तो उसमें बाकायदा किया जाता है। बाकी हार 1760 में जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका कारण महत्वाकांक्षा सप्तवर्षीय युद्ध। परिणाम क्या निकला? फ्रांस की पराजय हो गई। फ्रांस की पराजय नहीं कह सकते, फ्रांसीसी कंपनी की पराजय हो गई, या फ्रांस भी कह सकते हैं, लेकिन चलिए इसको लिख देते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी की पराजय। क्योंकि यहां तो कंपनी है ना, वहां पर संधि हुई पेरिस और उसमें फिर, ठीक। ये परिणाम निकला। इसका परिणाम क्या निकला कि पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध आपको समझ में आ गया? आवाज मेरी आज को धीमी है क्या? अब जगह इसमें नहीं है, नहीं तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ, इसका महत्व क्या है ये मैं आपको बता देता। चलिए अगले लेक्चर में इसका महत्व बता देंगे और फिर हमारा मेन शुरू होगा वही प्लासी से, जहां से मेन इतिहास की शुरुआत होती है। अब देखिए, पुर्तगाली का काम खत्म, डचों का काम खत्म, फ्रांसीसियों का भी अब तृतीय कर्नाटक युद्ध से काम खत्म। अब सिर्फ बचेंगे ब्रिटिश कंपनी वाले। अब ये एक छत्र अपना कायम करेंगे। चलिए अगले लेक्चर